चलिए, तो आप सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जो महत्वपूर्ण रण है, और हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठेगा जिससे दिल्ली की सरकार को भी मजबूती मिलेगी। सीधे अभी हम रुख कर रहे हैं, हमारे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लखनऊ से आलोक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, आप अभी घूम कर भी लौटे हैं। अगर मैं बात करूं वाराणसी की, अमेठी की, रायबरेली की और लखनऊ का मिजाज भी आप भांपने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए ज़रा कि क्या समूचे उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें और इन 14 सीटों की भी बात कर लें जिसमें 2 सीटें बड़ी अहम हैं, अमेठी और रायबरेली, क्या कहेंगे आप? किस तरह का मिजाज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का इस बार? देखिए, बिल्कुल शरद जी, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है। और ये कहा जाता है और ये सही भी है कि अगर केंद्र में सरकार बनानी है, देश की सत्ता पर राज करना है, कायम होना है, तो उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहां से वो रास्ता होकर जाता है। और इसके लिए सभी पार्टियां अपना दमखम उत्तर प्रदेश पे लगाती हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार हैं, हम वाराणसी भी गए थे, तो वाराणसी में कोई बहुत चुनौती नहीं है प्रधानमंत्री के सामने। ये बिल्कुल दिख भी रहा है। अजय राय जरूर इंडिया गठबंधन की तरफ से वहां प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई ऐसी चुनौती नहीं है। इसी तरह लखनऊ में राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, तो उनके सामने भी कोई चुनौती विशेष नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये भाजपा का समर्थन यहाँ पर अपार है, भाजपा को किसी तरह कोई समस्या नहीं होने वाली है। अटल जी का भी ये गढ़ रहा है। लेकिन अगर रायबरेली, अमेठी और जौनपुर, सुल्तानपुर, कुल 14 सीटों पर चुनाव होना है इस 5वें चरण में 20 मई को, और 2019 की अगर बात कर लें तो इन 14 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी, रायबरेली को छोड़कर। रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया जी नहीं लड़ रही, राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और रायबरेली भी हम गए थे, तो वहां कोई जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, दिनेश प्रताप सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, तो कोई बहुत चैलेंज राहुल गांधी के सामने नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो उनका गढ़ है, दूसरे जो उनकी कनेक्टिविटी है जो जी, कनेक्टिविटी भी ठीक है, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी को क्या हो गया? चलिए, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपसे भी कनेक्ट हो पाएं। इस वक्त आपको मुलाकात आपकी कराते हैं जो मेहमान हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुलाकात करिए आनंद दुबे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं। आनंद जी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी सुंदर जगह खड़े हैं अनिल जी आप, पीछे जो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नवलकांत सिन्हा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिन्हा साहब, सबसे पहले आप ही से मैं समझना चाहूँगा कि पहले तो थोड़ा सा हमको ये ब्रीफ समझाइए ज़रा कि उत्तर प्रदेश यानी जातिगत राजनीति का भी एक बहुत अहम केंद्र बिंदु, और इस जातिगत समीकरण के तिलिस्म को बीजेपी ने चोट पहुंचाई बीते चुनाव में। चाहे मैं विधानसभा की भी बात करूं, योगी जी का आना, और उसके बाद 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वहां आना, और एक तरह से बहुजन समाज पार्टी को तो हाशिए पर खड़ा कर देना, समाजवादी पार्टी को भी बहुत चोट पहुंचाना। तो ये कैसे संभव हुआ? और इसी के साथ एक छोटा आपका रिप्लाई चाहूँगा कि क्या ये 2024 में भी उसी ताकत से मुमकिन नज़र आ रहा है सिन्हा साहब? खूबसूरत शुरुआत दी इसको, और जिस तरह से आपने अवध का और भोजपुरी, उसके बाद जो भोजपुरी जहां 6ठे 7वें चरण में चुनाव होना है, जिस अंदाज में आपने बोला, तो मुझको लगा कि हम लोग के लिए बोलने को तो कुछ बचा नहीं। लेकिन एक आपने लाइन बोली थी कि जो दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली में जो प्रधानमंत्री का पद है, उसका जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, निश्चित रूप से होकर जाता है। एक फेज जो गुजर चुका है, जब तक 4 फेज हो चुके हैं, उसमें चौधरी चरण सिंह बागपत से चुन के गए थे, जहां मैं बैठा हुआ हूं। यहां से अटल बिहारी चुने जाते, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, आप लोग एमपी नहीं चुनते हैं, आप पीएम चुनते हैं, और यही उत्तर प्रदेश है जहां आने वाले 7वें चरण में वाराणसी का चुनाव होना है। वहां से भी अब एमपी नहीं, पीएम चुनने के लिए लोग वोट देने जाएंगे। और उससे पहले जो आपने जिक्र किया था कि और आपके संवाददाता ने कि रायबरेली और अमेठी के माहौल का, तो वो दोनों इलाके भी रहे हैं जो प्रधानमंत्री चुन के भेजते रहे हैं। तो ये जो फेज है
रूप से महत्वपूर्ण। आपने बीएसपी का जिक्र किया था और जाति का जिक्र किया था, जिसपे आप मुझसे रिप्लाई चाह रहे थे। निश्चित रूप से जाति यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप देखिए ना कि 14 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में को 0 सीटें मिली थी, वही बीएसपी 19 में 10 सीटें जीत जाती है। वो इस वजह से जीत जाती है क्योंकि जो जातिगत समीकरण है वो बेहतर हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं, उनके साथ यादव वोटर्स जुड़ जाते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम वोट बंटते थे वो बंटते नहीं और वो 10 सीटें हासिल करके आती है। और इस बार अकेले लड़ रही हैं तो ये माना जा रहा है कि वो या तो 1-2 सीट लड़ लेंगी या फिर 0 की तरफ बढ़ रही है। तो कुछ ऐसा ही माहौल इस समय उत्तर प्रदेश। तो सिन्हा साहब, आपकी बात से यह समझा जाए कि जिस भी पार्टी ने जातिगत समीकरण समझ लिए तो उत्तर प्रदेश जीत लिया। वापस से आएंगे आपके पास, लेकिन सर एक नजर उन सीटों पर भी डालते हैं जो वीआईपी सीटें हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो काफी ज्यादा चर्चा में हैं और वीआईपी में हैं, और इसके अलावा इन सीटों पर जो जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उनकी साख भी दांव पर लगी है। तो वो सीटें भी अपने दर्शकों को बताते हैं। तो ये वो कुछ सीटें हैं। लखनऊ की सीट जहां पर बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह हैं और रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये लखनऊ की सीट आपको बता रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट है, काफी ज्यादा सुर्खियों में है और यहां पर राजनाथ सिंह की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो ये लखनऊ सीट आपको बता दें, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी और इस लिहाज से भी लखनऊ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेठी अगली सीट, काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल, स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा प्रत्याशी हैं। यहां पर भी काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अमेठी जो सीट जो कभी कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, अब उसमें बीजेपी का कब्जा है। रायबरेली की बात करते हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में, बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह। तो यहां पर रायबरेली हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। वायनाड को छोड़कर अब रायबरेली से वो किस्मत आजमा रहे हैं और वो यहां पर चुनावी मैदान में हैं और उनका सामना इस बार दिनेश प्रताप सिंह से है। कैसरगंज की बात करते हैं, बीजेपी की तरफ से करण सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं भारत राम मिश्रा। कैसरगंज भी काफी हाई प्रोफाइल सीट है। जी बिल्कुल। तो अब हम लौटते हैं। ये तो कुछ प्रमुख सीटें हमने आपको बता दी हैं जिन पर बात होगी, और अब प्रमुख मुद्दे क्या हैं उत्तर प्रदेश में, इसकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। बीजेपी से भी आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर हम चलेंगे मेहमानों की तरफ। अनिल जी भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पारी का। प्रमुख मुद्दों की तरफ चलें। देखिए आनंद दुबे जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी तरफ भी मैं लौटूंगा। एक तरफ देख लेते हैं, मुद्दे आपकी स्क्रीन पर हैं, एक नज़र डाल लीजिए। हम मुद्दे आपको जल्दी से बता देते हैं। 5वें चरण के मुद्दे। रायबरेली में सोनिया गांधी जी ने खेला है इमोशनल कार्ड, ऐसा कहा जाता है साहब, पत्रकारिता की भाषा है। शहजादा और शहनशाह पर सियासत है। रायबरेली में खटाखट को लेकर सियासत है, क्योंकि खटाखट और ठकाठक और फटाफट झटापट सब चल रहा है साहब। चुनाव प्रचार में आरक्षण का मुद्दा गरमाया है, क्योंकि ये विपक्ष की तरफ से या इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पर संविधान बचाओ का नारा भी गूंज उठा है उत्तर प्रदेश में, और ऐसा दावा भी सामने आया है कि इसके ज़रिए चोट करने की कोशिश हुई है। चलिए एक बार फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। अनिल जी की तरफ चलता हूं। अनिल जी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। अनिल जी, अगर हम थोड़ा सा मिक्स में अवधि तो हम ठीक से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जितना हमको समझ में आ रहा है उतना हम ज़रूर प्रयास करेंगे। तो हमको ये ज़रूर बताइए कि जिसको कहते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग सर, क्या गलती हो गया आप लोगों से कि समाजवादी पार्टी जो अ फोर्स टू रेकॉन विथ था, एक ताकत थी, एक शक्ति रही, अभी भी है, आगे भी रहे, इसके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या जादू की छड़ी घुमा दी जो समाजवादी पार्टी, सपा और बसपा दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। जी अनिल जी। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था अभी प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि हमने सारे वो ध्वस्त कर दिए हैं और इस बार समाजवादी पार्टी का लहर नहीं है, चाहे जो भी है। मैं इस समय आजमगढ़ के एक गांव में खड़ा हूँ जो कैफी आजमी साहब का के नाम से जाना जाता है, जो महान विभूतियों के नाम से जाना जाता है, उस आजमगढ़ में खड़ा हूँ।
और जो ये जातिगत आंकड़े की बात कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के टिकटों के बंटवारे को देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने किस तरह से पिछड़ों को अपने टिकट दिए हैं, किस तरह से जो है कि दलितों को टिकट का बंटवारा किया है। पहले इस पे उन भाजपा के प्रवक्ता को अध्ययन करना चाहिए। और रही बात जमीन की, तो हम लोग इस समय आजमगढ़ में हैं। जो भी गलतियां सपा से थोड़ी बहुत हुई थी, उसको ठीक करने के बाद बहुत बड़े आंकड़े से आजमगढ़ हम लोग जीतने जा रहे हैं। और आजमगढ़ के बगल में जो घोषित लोकसभा सीट है, हमारे प्रवक्ता बड़े भाई राजीव राय जी वहां से प्रत्याशी हैं और वहां से ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं। वही राजभर जी हैं जो योगी जी और मोदी जी को गाली दे करके पिछले चुनाव में और अपना जो है कि चुनाव साधना चाह रहे थे। आज बीजेपी के लोग ही वहां विरोध कर रहे हैं और राजभर जी केवल मनाने में उनका टाइम खत्म हो रहा है बीजेपी के लोगों को। ऐसे आप गाजीपुर में देखेंगे तो अफजाल अंसारी की लहर चल रही है। आप जमीन पे अगर आंकड़ा निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की सीटों पे बीजेपी गायब होती दिख रही है। और मैं अभी पश्चिम से आया हूं, आपको एक फर्रुखाबाद सीट है उसका आंकड़ा बताता हूं। वहां पे डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी प्रत्याशी थे। साक्य बिरादरी का लगभग 2.5 लाख वोट है। आपको बता दें कि इस बार जो कह रहे हैं, ये पता नहीं चलेगा कितने अंतर से उधर की हम सीटें जीतने जा रहे हैं। चलिए जी, मैं लौटता हूं अनिल जी, लौटता हूं, लेकिन शुभकामनाएं आपको भी, बीजेपी को भी, बीएसपी को भी, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि पक्ष और विपक्ष की शक्ति जितनी मजबूत हो उतना आनंददायक लोकतंत्र का ये स्वरूप होगा। और आनंद दुबे जी इससे पूरी तरह इत्तेफाक रखते ही होंगे, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र, सियासत की बातें और भी हैं। और चूंकि आप आजमगढ़ में हैं, कैफी आजमी साहब का तो कोई शेर याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर ज़रूर है जो जहन में अटका है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और यकीनी तौर पर आप सबका पैगाम मोहब्बत तो है ही। आनंद जी, इस बार फिर मोदी और योगी जी की जोड़ी धमाल करने के लिए तैयार है, क्योंकि दावा ये भी है कि सहारनपुर जो है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पर भी मामला ऐसा है कि कांग्रेस कुछ आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। रायबरेली में राहुल गांधी खम ठोक रहे हैं। और अंत तक आते आते हमने ये भी सुना है कि किशोरी लाल जी भी अमेठी में स्मृति ईरानी जी को चुनौती तो अच्छी दे रहे हैं। जी, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को? जी दुबे जी। जी देखिए, अभी मैं समाजवादी पार्टी के, जिनको भी आपने जोड़ा है जी, समाजवादी पार्टी के अनिल यादव जी हैं, अनिल यादव जी। जी हाँ जी, पदाधिकारी हैं क्या है नहीं पता जी जी। लेकिन अभी तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं और बिना मेरे कुछ कहे इन्होंने कह दिया कि भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। अभी तो पहली बार मुझे आपने अवसर दिया है। जी, जी। यही हाल समाजवादी पार्टी, इनको पूरी तरह से भ्रम की स्थिति में जी रहे। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, भ्रमित लोग। और कहते हैं ना, एक खुशफहमी होती है, गलतफहमी होती है जी। दोनों का कॉकटेल इस समय समाजवादी पार्टी के नशों में दौड़ रहा है, खुशफहमी और गलतफहमी का। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि बेखुदी इस कदर भी है, क्या कुछ हया अपनी आंखों में रख। अभी जिस तरह से ये बता रहे थे कि ये सीट जीत गए, वो सीट जीत गए, वो सीट जीत गए, ऐसे ही अखिलेश यादव जी 22 के विधानसभा में 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और मात्र 2-3 सीटें उत्तर प्रदेश में बाकी लोगों के लिए छोड़ रहे थे। कह रहे थे 2-4-5 सीटें बाकी लोगों को मिलेगी, बाकी 400 के आसपास हमारी आएगी, ऐसा अखिलेश यादव जी का दावा। जब रिजल्ट आया तो आपने देखा कि क्या स्थिति। अब मैं आता हूं रायबरेली और अमेठी। देखिए, ये रायबरेली और अमेठी की जनता ने हमेशा गांधी परिवार को समर्थन दिया, गांधी परिवार को जिताया। वहां से निकल के लोग प्रधानमंत्री तक बने। उनकी किस्मत बदली, उनके चाहने वालों की किस्मत बदली, लेकिन अमेठी और रायबरेली वहीं का वहीं रहा। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण बता देता हूं जी। अमेठी में जिला बनने के बाद कलेक्टर की ऑफिस एसडीएम के कमरे में चलती, एसपी की ऑफिस थाने में चलती। हमारी जब सरकार आई है तब वहां कलेक्ट्रेट बनने का काम हुआ है, एसपी ऑफिस बनने का काम हुआ है, वहां जिला जेल बनने का काम हुआ है। एक बाईपास सड़क थी, वहां बाईपास की मांग चल रही थी वहां पे,
35-40 साल से लोग आए दिन विरोध प्रदर्शन करते थे, उसकी मांग करते थे, कभी नहीं बनी। हमारी सरकार ने बनाया। ककवा में एक फ्लाईओवर है जी, उसकी मांग पता नहीं कब से चली आ रही, कभी नहीं बना, जिसकी वजह से आए दिन जाम लगता था। ये मैं सिर्फ अमेठी की बात आपको बता रहा हूं। जी जी जी। उसको हमने बनाया। असाल्ट राइफल की फैक्ट्री वहां अभी लगी है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने वहां पर अपना पूंजी बढ़ाई है, निवेश बढ़ाया है। साथ जगदीशपुर इलाके को जो है पोल्ट्री हब के रूप में स्थापित करने का काम किया गया है। बहुत सारी चीजें। वहां गांवों में सड़कें नहीं थी, रायबरेली अमेठी की स्थिति ये थी जी। एक एम्स जो पास किया गया और उसके लिए बजट नहीं दिया गया, वो भी हमारी सरकार ने बनाया, आज ओपीडी चालू हुई है। एक रेल कोच फैक्ट्री थी रायबरेली में, जहां पर सिर्फ फैक्ट्री बना दी गई, डिब्बे जो है कपूरथला से आते थे, पेंट करके यहां से जाते थे जी, उसको भी फंक्शनल करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो ये स्थिति है इनकी, ये सत्यता है। मैं लौटता हूं आनंद जी, लौटता हूं, लेकिन बस 30 सेकंड, हाँ, 30 सेकंड, बोल लीजिए जी। इन लोगों ने, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हमेशा लूटा, जनता को लूटने का काम किया। हबीब जालिब का एक शेर है कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फुसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं। वाह वाह वाह, मुकर्रर, क्या बात है। एक दिलचस्प बात आप सभी के साथ साझा करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के सीनियर लीडर से हमारी जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शरद जी, जब भी भाजपा की सरकार होगी, पुल पुलिया सड़क विकास के डेवलपमेंट के काम बड़ी तेज़ी से होंगे। आप देखेंगे कि रफ्तार झड़ी लग जाएगी। और कांग्रेस की जब सरकारें आती हैं या गैर भाजपाई सरकारें आती हैं तो इंडिविजुअल काम हो सकते हैं, बच्चे की नौकरी लगवा देंगे, कुछ और निजी मामलात में तरक्की हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सियासत दोनों का एक आइडियल मिक्सिंग है। आप अगर इंडिविजुअल को इग्नोर करते हैं तो भी मुसीबत होती है, क्योंकि कई बार मैंने जनप्रतिनिधियों को उस समय हक्का बक्का देखा है जब डेवलपमेंट बहुत हुआ। आपको भी याद होगा कि 2004 का नारा था शाइनिंग इंडिया, और कुछ खराब नहीं था, कुछ भी गलती नहीं थी। बोल लीजिए दुबे जी, फिर मैं नलिनीकांत जी की तरफ चलूंगा जी। आपने कहा, देखिए आज उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, एक तरफ एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 50 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, स्टेशन का सुंदरीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, 16 जो है वो आईआईटी बने, ट्रिपल आईटी बने, इससे कोई इनकार नहीं, चीज बन रही है दुबे जी, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन फिर भी मैं विनम्रता से ये कहूंगा, मैं सिर्फ आपको मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो जवाब मिल जाएगा। मैं सिन्हा साहब की तरफ मुझे चलने दीजिए। बस 30 सेकंड। सिन्हा जी हमारे मित्र हैं, अपना समय दे देंगे थोड़ा सा में। जी। तो ये तो आपने देखा, लेकिन साथ में 4 करोड़ घर भी बने, 12 करोड़ शौचालय भी बने, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भी 10 करोड़ से ज्यादा मिले, 50 करोड़ जनधन खाते भी खुले हैं, 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड भी बने हैं। बेशक ये व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी। बिल्कुल। देखिए, लेकिन मैं इसमें यह भी कहूंगा कि मुझे नलिनीकांत जी का मैं रिएक्शन इस पर जरूर चाहूंगा कि इन सब के बीच कोई एक मसला ऐसा होता है, कोई एक चीज ऐसी होती है। एक बड़ी फिल्म आई थी चर्चित, जॉली एलएलबी, उसका जॉली एलएलबी थी या कोई और फिल्म थी, इसी तरह का नाम था। उसमें जज साहब जब कुर्सी पे बैठते हैं तो कहते हैं सालों में कोई एक केस आता है जिसको देख के लगता है कि इस कुर्सी पे बैठना सफल हो गया। तो कोई, मैं ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी में कोई एक इशू ऐसा रहता है जो जनता के मन को भाता है और गजब कर देता है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वो है लॉ एंड ऑर्डर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जो जनता के मन में गया, उस जनता के मन में जो रात शायद 11 बजे के बाद संकुचाती थी, महिलाएं घूमने में संकोच करती थी, उन चीजों को पूरा करने का एक बड़ा योगदान इसका भी है। तो कोई एक मसला तो आपको हिट करना पड़ेगा। शायद इसके पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उसने किया होगा। नलिनीकांत जी, इस पर आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा। नवलकांत जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि कैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की कामयाबी। योगी और मोदी जी की एक आइडल, योगी हैं, उपयोगी हैं,
और मोदी तो फिर मोदी है, मतलब गारंटी भी है, मुमकिन भी है, खटाखट है, झटापट है। जी जी हाँ, देखिए नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे हैं कि वोट भी उनके नाम पे ही मांगे जाते हैं, और मेरा ये मानना है कि आज की डेट में एक बहुत बड़ा वोटर है जो नरेंद्र मोदी के नाम पे निकलेगा और वोट करेगा। योगी नो डाउट नरेंद्र मोदी के बाद कोई दूसरा चेहरा जो जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रियता है, वो योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, केवल कानून व्यवस्था और विकास और बड़ी बड़ी बातों पे चुनाव नहीं होता। और अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे कैफी आजमी का, तो उनका एक शेर याद आ गया कि बस्ती में अपनी जो हिंदू मुसलमान बस गए, को देखने को हम तरस गए। तो आप मुझसे ये कहें कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ये भी कैफी आजमी का शेर है। और सच्चाई यूपी की पॉलिटिक्स यही है कि जब वो हिंदू बन जाता है यहाँ का वोटर, उत्तर प्रदेश का खास तौर से, तब वो जातियों से हटकर धर्म के नाम पे वोट करता है और वो ज्यादातर वोट बीजेपी की तरफ जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू बनाने में या हिंदू के रूप में सोचने की तरफ ले जाने में कामयाब हुई उत्तर प्रदेश में वोटर्स को? हाँ, अब तक यही रहा। ये चुनाव जो है, ये विपक्ष कोशिश कर रहा है कि उनको जातियों में बांट के ले जाए, लेकिन जब से मोदी युग शुरू हुआ है, विपक्ष की इस राजनीति को बीजेपी ने बहुत ढंग से अध्ययन किया। और उसके बाद जो अटल जी की दौर था, उससे निकल के जब मोदी का दौर आया, तो जातियों की राजनीति को, उनके समीकरण को भी बीजेपी ने पहचाना और बहुत ढंग से जो सोशल इंजीनियरिंग होती है को बहुत ढंग से इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छे ढंग से यूज करती है, और कौन कहाँ मजबूत है उसके आधार पर टिकट देती है। जी, और इसके अलावा ये बीजेपी तो इस बारे में जानी ही जाती है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जाए, ये बीजेपी ज्यादा बेहतर जान सकती। शरद जी, एक सवाल मेरे मन में और है कि तमाम सीटों पर, तमाम क्षेत्रों पर जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें से एक है बांदा सोहन हलवा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन बांदा जेल के लिए भी बहुत फेमस है, और जेल के लिए एक नेता भी बहुत फेमस है जिनका नाम है रविदास मल्होत्रा, समाजवादी पार्टी लखनऊ से उम्मीदवार है। अनिल जी, आपसे सवाल है, समझना चाहेंगे ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना जिनको एक रिकॉर्ड है जेल जाने का, जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? या फिर पहले से ही तय था कि सामने राजनाथ सिंह है तो मुश्किल होगी? अनिल जी, रविदास मल्होत्रा के बारे में बता दूं कि आप जेल जाने से अमूमन पहचान बनती कि कोई अपराधी टाइप का व्यक्ति होगा, लेकिन इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है इसलिए आज से कि आंदोलन करने के लिए, यानी धरना पर जी राजनीतिक आंदोलन की कहानी के मामले को लेकर। जी 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 अनिल जी, आपकी प्रतिक्रिया? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। मैं लौटता हूं आपकी तरफ, थोड़ा सा हम स्टेबल कर लेते हैं। जी जी ठीक है, लेकिन अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं, पहले सुनिए। अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, ये इतना बड़ा देश है, देश चलाने के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और माताओं, बहनों, भाइयों, ये 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो कौन है, और जोर से बोलो कौन है? अरे तो आप देख रहे थे कि क्या अंदाज है अमित शाह जी का, और एक अलग शैली है उनके भी भाषण की। भाई जोर से बोलो कौन है 56 इंच के सीने वाला, और सामने जो जन समूह है वो बहुत ऊंची आवाज़ में कहता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे पे सवार है। हम चलते हैं अनिल जी की तरफ। बात हो रही थी मल्होत्रा साहब की, जो राजनीतिक आंदोलनों के लिए अधिक गए हैं और रिकॉर्ड उन्होंने एक बनाया है, लेकिन ये अधिकार है एक राजनेता का। जी अनिल जी, आपने इसके पहले भी बात सुनी कि दुबे जी कह रहे, जी बोल लीजिए दुबे जी, पहले आप ही बोल लीजिए। जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है? हाँ, मिल रही है आपकी आवाज। जी, आपको आवाज नहीं आ रही, देखिए जरा ऑडियो देखिए दुबे जी का। सुनाई नहीं दे रहा? जी जी, हम आपको फिर कनेक्ट करेंगे। जी अनिल जी, आपको आवाज पहुंच रही हो तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी
जी जी जी। अरे मैं अभी ये बोल गया था बीजेपी प्रवक्ता, जातिगत आंकड़ा पता नहीं नेटवर्क की वजह से मैं नहीं सुन पाया था। कोई थे जो गिना रहे थे, तो जो बात हो रही थी पिछले गठबंधन की कि सपा और बसपा एक साथ थी, इसलिए 10 सीटें आ गई थी, उसी पे मैंने बोला था। और जब आप जाति की बात करते हैं तो विपक्ष जब जाति पे अपनी बात कर रहा है तो उसको आपको मानना होगा जमीन पे। और धर्म की रही बात, जो धर्म का जादू बीजेपी चल रही थी वो इसलिए नहीं चल रहा है कि आप महंगाई की मार जनता झेल रही है, आपकी बेरोजगारी की मार जनता झेल रही है। इसको जमीन पे यूपी के जो लोग जा रहे हैं, आलोक जी सही आपको बता रहे थे, वो अमेठी में देख रहे हैं, वो रायबरेली में देख रहे हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनको समझना होगा, जमीन पे जो चीजें हैं वो धर्म से बिल्कुल अलग है। जो हिंदू मुसलमान आप खेलना चाहते हैं वो नहीं चल पा रहा है आपका। और रविदास मेहरोत्रा जी हमारे जो लखनऊ से प्रत्याशी हैं, वो एक बहुत बड़े नेता है, जो महान नेता, जो आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज है, इसलिए दर्ज है कि वो लोगों के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलनों में जेल गए। उसी लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं भी उनके साथ जेल में रहा हूँ। तो आपको बताना चाहते हैं कि इतना कमजोर हम नहीं समझ रहे हैं कि हम लखनऊ को कमजोर लड़ रहे हैं। लखनऊ से जो हमारे प्रत्याशी हैं बहुत मजबूत लड़ रहे हैं। कल का जो रोड शो है ये साबित उसको करता है। हम मान सकते हैं कि हम आपकी 1-2 सीटों पे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल में जो आपको हम जमीनी हकीकत बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको 4 तारीख को आने वाली 4 जून को दिखाई देगी। चलिए जी जी, मैं कंक्लूड करूंगा एक सवाल के साथ सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब, ओवरऑल ग्लिम्सेस क्या अमेठी में वाकई किशोरी लाल जी कुछ करिश्मा करने जैसी स्थिति में नजर आ रहे हैं, या कुछ एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई है? बीच में हमने 1-2 चीज़ें और भी देखी थी, लेकिन यहाँ बैठकर ये अंदाज़ा लगाना, आप वहाँ देख रहे होंगे ज़मीनी सच्चाई भी। एक क्विक रिएक्शन आपका ज़रूर चाहूँगा जी इस 5वें चरण की सीटों में, जिसमें अमेठी रायबरेली अहम है। जी जी, देखिए, पिछली बार जब स्मृति ईरानी जीती थी, राहुल गांधी हारे थे, मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 2-3 दिन बाद से ही वहां के अमेठी के लोग कहने लगे थे कि यार इनको हराना नहीं चाहिए था, और हम लोग का इनके परिवार से एक बड़ा लंबा संबंध रहा, तो एक अटैचमेंट महसूस करते थे। लेकिन समस्या ये हुई कि अमेठी राहुल गांधी झांकने नहीं गए, मुश्किल से 1-2 बार गए होंगे, तो कुल मिला के वहां पे गए नहीं। और स्मृति जो थी उनको जिताने के बाद लोगों को लग रहा था कि उनका जो कनेक्शन है जनता के संग, पब्लिक के संग, उतना नहीं हो। राहुल गांधी वहां लड़ते तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा चुनाव लड़ते, लेकिन वो वहां से चुनाव नहीं लड़े। और अब आज की स्थिति में स्मृति ईरानी मजबूत दिख रही है। दूसरी तरफ रायबरेली ऐसी सीट है जहां पे राहुल गांधी को मुझको एज दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी वहां से पहली बार लड़ रहे हैं और एक जो अटैचमेंट रहा है वो बना हुआ है। अब प्रत्याशी बीजेपी मुझको लगता है उतना मजबूत नहीं दे पाई है, काफी कुछ डिपेंड कर रहा है। जो वहां से मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी है उनके भरोसे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो देखिए दोनों पे क्या होता है, अच्छी और रोचक लड़ाई है वहां पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आप सभी मेहमानों का, सिन्हा साहब आपका, यादव साहब आपका, और दुबे जी भी जो हमारे साथ जुड़े, अभी भले ही हमारे साथ नहीं है। तो बेशक अमेठी अगर राहुल गांधी को हरा सकती है तो ये उत्तर प्रदेश है बाबू, ये किसी को भी हरा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है ही। उत्तर प्रदेश में सोच का नज़रिया भिन्न होता है कि यार गुरु गड़बड़ कर दिए यार, ये राहुल जी को हराना नहीं था, जैसा सिन्हा साहब हमें बता रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश है साहब, इसीलिए उत्तर प्रदेश बहुत अलग है, मुख्तलिफ है, भिन्न है, क्योंकि ये केंद्र में सत्ता बनाने की चाबी भी माना जाता है, और अपने 4 अलग अलग अंचलों के साथ एक अलग किस्म का मिजाज भी अपने भीतर समेटे है। बुंदेलखंड अलग है, अवध अलग है, आप पूर्वांचल चलेंगे तो अलग है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश अलग है। तो देखते हैं कि क्या अमेठी की ये लड़ाई, रायबरेली की ये लड़ाई बीजेपी के लिए फिर एक बार आसान साबित होती है, और या फिर ये कांग्रेस के लिए कोई चमत्कार बनती है, देखेंगे। बहुत शुक्रिया, आप भी मेरे साथ ऋषभ इस पूरे सफ़र में साथ रहे। तो ये कहानी थी उत्तर प्रदेश की, एक ग्लिम्सेस हमने बहुत जल्दी में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। बंसल न्यूज़ पर बने रहिएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि विनम्रता से ऋषभ हम बार बार ये बात कहते हैं कि चुनाव का मतलब बहुत विनम्रता से, हम्बल तरीके से। बंसल, नमस्कार।